नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस नए रूप में नए रंग के साथ हाजिर हैं हम, और आज हम बात करेंगे कारोबार जगत में क्या कुछ खास है। और इसके लिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कुल निर्यात $776 अरब से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। कुल निर्यात को नए मुकाम तक पहुंचाने में सेवा निर्यात का अहम योगदान रहा। हालांकि वस्तु निर्यात में 3.11% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय चीनी मिल संघ ने सरकार से 10 लाख टन चीनी के निर्यात की इजाजत देने का किया था अनुरोध, जिसे सरकार ने मानने से कर दिया इनकार। अमेरिका की कार कंपनी टेस्ला भारत में अपने पहले शोरूम के लिए लोकेशन की कर रही है तलाश। कंपनी मुंबई और दिल्ली में अपना पहला शोरूम खोलने का कर रही है विचार। वैश्विक उथल पुथल के सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। कल कारोबार के आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान के साथ हुए थे बंद। और आइए सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो 111 अंकों की गिरावट के साथ आपको बता दें 22,139 के स्तर पर ये कारोबार करता नजर आया है। वहीं गिफ्ट निफ्टी के बाद बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ओपनिंग की अगर खास तौर से बात हम करें तो यहाँ तो गिफ्ट निफ्टी में कहीं ना कहीं एक गिरावट, लेकिन सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो वैश्विक उथल पुथल का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। आज सेंसेक्स 532 अंकों की गिरावट के साथ 72,867 के स्तर पर खुला। वहीं अगर निफ्टी की खास तौर से बात की जाए तो निफ्टी 137 अंकों की गिरावट के साथ 22,135 के स्तर पर आज खुला है। वहीं अगर मार्केट के टॉप गेनर्स की हम बात करें, यानी वो टॉप गेनर जहां हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आया है, इसमें टाइटन, नेस्ले इंडिया, भारती एयरटेल, M&M और टाटा स्टील शामिल रहे हैं, जिसकी अगर कहा जाए एक बढ़त इन शेयर्स में बनी रही। और इसके साथ साथ अगर टॉप लॉसर्स की हम बात करें, जहां गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिला, लाल निशान, तो टॉप लूजर्स की अगर खासतौर से श्रेणी में हैं LTIM, NTPC, बजाज फाइनेंस, इंफ्योर, एक्सिस बैंक, ये आज टॉप लॉसेस की श्रेणी में नजर आए। वहीं क्रूड की अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें आज ब्रेंट क्रूड $90 से अधिक जो है वो दर्ज किया गया है। $90 प्रति बैरल ये दर्ज किया गया है। तो जाना आपने कारोबार जगत में क्या कुछ खास है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के फोकस की। भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने की वजह निर्यात है, और सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चला रही है। ऐसे में निर्यात के लिए आए ये जो डेटा हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किस तरीके से इन नीतियों का असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कुल निर्यात $776.68 अरब का रहा, जो अब तक का सर्वाधिक है। इससे पूर्व के वित्त वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात $776.40 अरब का था। कुल निर्यात को नए मुकाम तक पहुंचाने में सेवा निर्यात का अहम योगदान रहा। बीते वित्त वर्ष के दौरान सेवा निर्यात 3.5% की बढ़ोतरी के साथ $339.62 अरब का रहा, जबकि वस्तु निर्यात में 3.11% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद वस्तु निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ड्रग, फार्मा, लौह अयस्क, फैब्रिक, फल सब्जी जैसे उत्पादों के निर्यात का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 में $315.64 अरब से 1.45% बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में $320.21 अरब हो गया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात 23.64% बढ़कर $29.12 अरब हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में $23.55 अरब का था। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात 9.67% बढ़कर $27.85 अरब हो गया।
जो वित्त वर्ष 2022-23 में 25.39 अरब डॉलर का था। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 2.13% बढ़कर 109.32 अरब डॉलर हो गया, जो 2022-23 में 107.04 अरब डॉलर रहा था। कृषि वस्तुओं के निर्यात में 19.46%, फल और सब्जियों में 13.86%, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद में 12.34%, जबकि मसालों के निर्यात में 12.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते वित्त वर्ष के दौरान जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा, उसमें अमेरिका, यूएई, ईयू, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, चीन और जर्मनी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक देश का कुल व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2022-23 के 121.62 अरब डॉलर से 35.77% सुधरकर 2023-24 में 78.12 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से जो निर्यात है लगातार उसमें इजाफा हुआ है, और ये जो आंकड़े हैं ये गवाही दे रहे हैं किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। डॉक्टर अजय सहाय जी हमारे साथ जुड़े हैं, महानिदेशक और सीईओ FIEO से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अजय। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए, आपने आंकड़े बताए हैं और आंकड़े में हम दो चीज और कहना चाहेंगे। ये आंकड़े हैं जो कि अभी आंकड़े रिवाइज नहीं हुए हैं। पिछले साल का भी जब एक्सपोर्ट का इनिशियल नंबर आया तो वो $47 बिलियन का था, बाद में वो $451 बिलियन हो, बिकॉज $4-5 बिलियन ऐड होता है रिवीजन के टाइम पे जी। तो अभी जो फिगर $437 बिलियन यानी इसमें भी इजाफा हो सकता है, इजाफा हो सकता है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत सा हमारा जो मार्च का एक्सपोर्ट था वो रेड सी की प्रॉब्लम के कारण वो स्पिल ओवर हो गया है अप्रैल महीने में, और कुछ उसमें मई में भी जाएगा। तो अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती शायद हमारा 15 से 20 बिलियन डॉलर गुड्स का एक्सपोर्ट मार्च में और बढ़ जाता। तो हम जो $37 बिलियन का फिगर है उसको करीब हम $460 बिलियन पहुंचते हुए देख सकते थे अगर रेड सी की प्रॉब्लम नहीं होती और अगर ये आंकड़े रिवाइज होंगे। तो जिस तरह के ग्लोबल हेडविंड्स हैं उनको देखते हुए ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और गुड्स के क्षेत्र में भी हमने अच्छा किया है और सर्विसेज के क्षेत्र में भी अच्छा हो गया है। शायद गुड्स में ये अभी आंकड़े उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, रिवीजन के टाइम पर और अच्छे होंगे, और अगर हम रेड सी की प्रॉब्लम को देख लें तो ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं और शो करता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो अब सस्टेनेबल रहेगा। एक बहुत अच्छी बात है कि हम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन या नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, फार्मास्यूटिकल्स है, उसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये वो सेगमेंट है जहां पे ग्लोबल ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, उसकी साइज भी बहुत ज्यादा है। तो हम जिस तरह के $1 ट्रिलियन के जब एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो इन सब इश्यूज पे हमें अगर और इंक्रीज जब करना हो, जब हमारे PLI सेक्टर से और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत तेजी में बढ़ेगा। जी अजय जी, और खास तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन अलग अलग कंट्रीज़ की अगर खास तौर से बात की जाए, उन देशों की बात करें, नीदरलैंड और यहाँ तक कि चाइना में भी हमने अलग अलग जो हमारे उत्पाद हैं उनका निर्यात किया है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, क्योंकि जो चाइना की अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में जो अन्य देश हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प चाहिए था, मजबूत विकल्प, एक भरोसा चाहिए था, और वही भरोसा शायद अब पूरे विश्व का भारत के साथ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये जो China Plus 1 पॉलिसी थी उसका रियल इम्पैक्ट हम अब देख रहे हैं, बिकॉज जब चाइना स्लो डाउन हो रहा है और लोगों को लगता है शायद चाइना का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं होगा, तो बहुत सा इन्वेस्टमेंट, बहुत सा ट्रेड अब इंडिया में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स के लिए जो इंक्वायरी आ रही है उसमें बाहर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी इंक्वायरी मीट करने के लिए अगर प्रोडक्शन बेस बढ़ाना है तो वो इक्विटी और जॉइंट वेंचर करने के लिए भी तैयार हैं। और ये सिर्फ लार्ज कंपनीज के साथ नहीं हो रहा है, ये हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के साथ भी हो रहा है। तो हम देखते हैं जो आने वाले दिनों में जिस तरह का China Plus 1 भी पॉलिसी, इससे ना खाली हमारा ट्रेड बढ़ेगा बट मैसिव इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगा जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस को और स्ट्रॉन्ग करेगा।
जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर से ना सिर्फ जैसा आपने भी देखा, रिपोर्ट के ज़रिए भी हमने बताया कि जब हम जो वस्तु निर्यात की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से सेवा निर्यात की अगर बात की जाए, तो इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है वो मिला है। लेकिन अजय जी, अगर एक आम नागरिक के हिसाब से हम देखें, निर्यात हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जो देश का आम आदमी है वो ये जानना चाहता है कि इसका फ़ायदा कैसे मिल रहा है देश की अर्थव्यवस्था को। देखिए, एक चीज आप ये देखिए कि आज की डेट में इंडिया का जो भी जीडीपी ग्रोथ है, जी। उसमें एक्सपोर्ट्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल हो गया है। हुँ। अगर आप 2022-23 के डाटा देखिए और 2021-23-24 के डाटा देखिए, इन सब में एक्सपोर्ट ग्रोथ में इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, उसने भी जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इसीलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि अगर इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनना है, तो जी। इसमें एक्सपोर्ट्स को बहुत की रोल करना पड़ेगा। हुँ। बिकॉज हम जानते हैं कि जिस तरह का हमारे पास मैन पावर है, जिस पर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे लिए इंडियन मार्केट सफिशिएंट नहीं होगा, हमें ग्लोबल मार्केट में जाना पड़ेगा। जी। और सबसे बड़ी चीज है इस तरह का रियलाइजेशन ना खाली हमारी लार्ज कंपनीज में है, बट इवन माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज में भी है। हम हुँ। देख रहे हैं कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में जहां स्मॉल वैल्यू एक्सपोर्ट्स हैं, जहां ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी आ रही है, शायद हम हर सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। जी। इसीलिए हमें लगता है कि जिस तरह की गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है और हम अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देख रहे हैं, हुँ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को देख रहे हैं, तो हमने एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात की है, जिससे आई थिंक मेरे को आने वाले 10-20 साल में इंडिया के एक्सपोर्ट इससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। जी, और क्योंकि जो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर खास तौर से हम बात करें, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको लेकर काफ़ी तेज़ी से जो काम है चल रहा है, और कहीं ना कहीं करीब 15 से बिल्कुल अधिक आप देश ठीक हैं। कह रहे हैं। हम जी। लोग हर ऑप्शंस को देख रहे हैं कि हमारा जो भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो, जो फ्रेट कॉस्ट हो, उसको हम कम करें, हम पूरी इफिशिएंसी लाएं। इसीलिए जैसे अभी हमने बात की है मैसिव कॉरिडोर के, आईएमईसी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जी। हम नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो हम ट्रेडिशनल रूट पे भी करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि न्यू रूट्स करें। और हम्म। शायद ये न्यू रूट्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेड रूट्स नहीं होंगे, प्रॉब्ली ये डिजिटल ट्रांसमिशन के रूट हो सकते हैं, जी। ये सोलर सप्लाई के रूट्स हो सकते हैं। तो हम लोग इनफैक्ट अब साइलोज में नहीं सोचते, एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव व्यू लेके हम जी। पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि एक्सपोर्ट्स काफी आगे चल रहे हैं। जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक चौतरफा विकास जो है वो नज़र आता है अजय जी। पीएमआई इंडेक्स की भी खास तौर से बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, और जो निर्यात है उसमें भी अब हमारे सामने हैं आंकड़े कैसे वो बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में खास तौर से जो हमारी अगर नीति की बात की जाए, जो खास तौर से एक्सपोर्ट पॉलिसी है हमारी नई, जो निर्यात की नीति है, उसके बारे में अगर बात की जाए, क्या माना जाए कि काफ़ी प्रभावशाली रही, और उसके बाद से ही इस तरह के हम मान सकते हैं कि फिर चाहे नए कॉरिडोर की बात की जाए या जो दूसरे देशों उनके साथ भारत के संबंधों की बात की जाए, और कहीं ना कहीं जो कारोबार है उसमें भी अब इजाफा होता नजर आता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, वो सिर्फ डायरेक्टली ट्रेड से जो फैक्टर्स हैं उनको नहीं एड्रेस करती, वो पूरे इकोसिस्टम को एड्रेस करती है। सेकेंडली, हम अब चाह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एक्सपोर्ट्स में हैं, वो एक टीम की तरह बात करें। तो जैसे गवर्नमेंट ने पहल की है, इंडियन मिशन हैं, इंडियन मिशन में हर मिशन का एक टारगेट दिया जा रहा है। वो टारगेट को बहुत साइंटिफिकली डिजाइन कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स में, फॉर एग्जाम्पल जो यूएस है, यूएस के लिए भी एक टारगेट रखा गया है। यूएस एम्बेसडर, जो इंडिया के एम्बेसडर यूएस में, उनके लिए भी टारगेट रखा गया कि आप इन प्रोडक्ट से इतना एक्सपोर्ट करेंगे। जी। हम लोग के लिए भी एक टारगेट रखा है। तो सब जितनी एजेंसी, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक टीम बन के काम कर रहे हैं, बिकॉज सबको लगता है कि हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट देंगे तो ना खाली हम अपना टारगेट हेल्प करेंगे, उनको भी हम हेल्प करेंगे। तो एक जी। बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग की बात की है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने जब एक्सपोर्ट सेक्टर को एड्रेस किया था अगस्त 2021 में, तब से हमने ये देखा ये बहुत अच्छा होके आया। और पूरे जितने सेगमेंट्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब एज ए टीम मिलके पूरा काम कर रहे हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं इस तरह की ग्रोथ आ रही है। जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक पूरी टीम के तरीके से जो काम है वो लगातार यहाँ किया जा रहा है, और उसी वजह से जो मजबूती है वो भी मिलती है। लेकिन अभी अजय जी, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, तमाम हमने देखा अलग अलग देशों में किस तरह की समस्याएं चल रही हैं, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हैं वो किस स्थिति से गुजर रही हैं, लेकिन उन सब के बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक अकेली ऐसी मात्र है जो कि तेज़ी से उभर रही है। ऐसे में फ़िलहाल हम 5वें पायदान पर हैं, और जो लक्ष्य है हमारा कि जल्द से जल्द हम तीसरे पायदान पर पहुँचें, तो ये जो सफ़र है आपको कितना इसमें समय आपको लग रहा है कि इसमें अभी समय लग जाएगा? हमें लगता है कि हम तीसरे पायदान पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे को लगता है शायद 2027 या 2028 तक हम तीसरे पायदान पे आ जाएंगे। और आपने बिल्कुल कहा है, एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है, बट स्टिल हम एक डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है।
और डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी में बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली शेयर मार्केट में एफआईआई ने काफी पैसा पुल किया है, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा फिर भी डाला है कि हमारे शेयर मार्केट अभी भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। तो अब हमारा मतलब डोमेस्टिक सिस्टम ही, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनमें बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी देखी गई है। तो जो भी एफडीआई एफआईआई आता है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बट हम अपने कदमों पे जो हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, शायद हम आत्मनिर्भर बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इंडियन कंज्यूमर्स जो है, इंडियन इन्वेस्टर है, उसमें वो ड्राइव है, उसमें वो क्षमता है कि वो इंडियन इकोनॉमी को खुद भी सपोर्ट कर सकता है। जी, और अजय जी, शायद सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जहां हम पहले आयात करते थे, अब वहां हम निर्यातकों में आगे खड़े हुए नजर आते हैं। ये एक बड़ा उदाहरण आत्मनिर्भरता का। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स है वो आपको एस्टैब्लिश करता है ग्लोबल मार्केट में, आपको एक ब्रांड कंट्री की तरह इवॉल्व करने देता है, आपको एक क्वालिटी कॉन्शियस कंट्री की तरह इवॉल्व करने दे रहा है। तो इसीलिए आप देखिए, जब भी कहा है, एडम स्मिथ भी बोलता है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो रियल इनकम है कंट्री की, बिकॉज रेस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट वो हमारी कैपेबिलिटी और हमारी इंडिया की ब्रांडिंग के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, लेकिन जब ब्रांडिंग की हम खास तौर से बात अगर करें, क्योंकि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बात की जाए या हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, यहाँ एक जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नज़र आती है। जब निर्यात को हम देखते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो अभी और भी ज़्यादा संभावनाएं इन दोनों क्षेत्रों में। आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज अगर हम उन सेगमेंट को देखें जिनका एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में ज्यादा होता है, उन सेक्टर्स में हमारे नॉलेज ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स आते हैं, चाहे वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फार्मा की बात करें, इनमें ग्रोथ हो रही है। ये वो सेगमेंट भी है जो पीएलआई स्कीम में भी कवर्ड है। तो हमें लगता है 3 से 5 साल में हम देखेंगे जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पीएलआई से आता है, वो काफी प्रोडक्शन इट विल फाइंड इट्स वे इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट। सो हमारा एक्सपोर्ट जो है इन चीजों में काफी तेजी से बढ़ेगा। हमें ऑफ कोर्स ध्यान देना पड़ेगा जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, जो अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा नहीं किए जा रहे हैं जिनको भी करना चाहिए था। चाहे अभी रिसेंट आंकड़ा देखिए तो हमारा अपैरल का एक्सपोर्ट्स है, या जेमिन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट्स है, या फुटवेयर का एक्सपोर्ट है, वो थोड़ा डाउन है। लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं उसी के लिए कि जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि निर्यात में कैसे इजाफा हुआ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी आपका। इवन आने वाले दिनों में जिस तरह की स्किलिंग पे फोकस हो रहा है, जिस तरह के अदर इशू, गवर्नमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके उनको बेटर मार्केट एक्सेस दे रही है, तो इनका एक्सपोर्ट भी आने में बहुत तेजी में बढ़ेगा। ना खाली सनराइज सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स को हेल्प करेंगे, बट ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी एक्सपोर्ट को बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, बिल इन सबके बीच देखेंगे और किस तरीके से मजबूती आती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ख़ासतौर से अगर बात की जाए ना सिर्फ अर्थव्यवस्था की हम बात करें, इसको लेकर और क्या कुछ आज खबरें हैं जो कि कह सकते हैं सुर्खियों में हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल सरकार ने अक्टूबर में समाप्त होने वाले मौजूदा 2023-24 सीजन में चीनी निर्यात की मंजूरी देने की संभावना से इनकार कर दिया है। वर्तमान में चीनी के निर्यात पर अनिश्चित समय तक के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि भारतीय चीनी मिल संघ ने सरकार से 2023 और 24 के सीजन में 10 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। उसे सीजन के अंत तक पर्याप्त भंडार होने की उम्मीद है। हालांकि इस बीच सरकार चीनी मिलों को इस साल एथेनॉल उत्पादन के लिए भी हेवी श्रेणी के शीरा अतिरिक्त भंडारण का इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। वहीं आपको बता दें, अंबुजा सीमेंट्स ने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कंपनी का कहना है कि उसने तमिलनाडु में 413.75 करोड़ रुपए में माई होम इंडस्ट्रीज की एक ग्राइंडिंग यूनिट का अधिग्रहण करने का एग्रीमेंट किया है। कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण अंबुजा सीमेंट्स को टूतीकोरिन में 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक नई ग्राइंडिंग यूनिट देगा। इस अधिग्रहण कंपनी को तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी बाजारों में अपनी तटीय पहुंच को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और वहीं भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट का कहना है कि उसने मौजूदा निवेशकों से करीब 407 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये निवेश कन्वर्टिबल वेंचर के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसमें लाइट स्पीड, टेमसेक और एल्केन कैपिटल शामिल हैं।
कंपनी पूंजी जुटाने का उपयोग अपनी एड टारगेटिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के साथ साथ शेयरचैट लाइव और मौज लाइव पर अपने कंज्यूमर ट्रांजैक्शन बिजनेस का विस्तार करने के लिए करेगी। कंपनी ने घोषणा की है कि सभी कर्मचारियों के ESOP ऑनरशिप को दुगना कर दिया जाएगा। और वहीं दूसरा कंपनी वोडाफोन इंडिया को 6 से 9 माह में चुनिंदा इलाकों में 5G सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अक्षय मुंदड़ा ने अपने 18,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम से पहले ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5G सेवाओं को शुरू करना जनता से पूंजी जुटाने के उद्देश्यों में से एक है। गौरतलब है कि वोडाफोन आइडिया की दोनों प्रतिद्वंदी कंपनियां भारती एयरटेल और रिलायंस जियो कई महीने पहले ही 5G सेवाएं पेश कर चुकी है। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें जो हैं वो लगातार आप देख सकते हैं DD न्यूज़ पर नए अंदाज में, नए तेवर के साथ, क्योंकि DD न्यूज़ है आपके लिए भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। तो देखते रहिए तमाम ये खबरें, क्योंकि आप देख रहे हैं DD न्यूज़।